Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 291 आशिकों की लाइन, जैकी से मिलना। नव्या की बात सुनकर सब हंसने लगे। नव्या सच में किसी बच्चे की तरह बात कर रही थी। तभी डैनी बोला, ऑफ कोर्स बुआ, जब तक आपकी वेट मेरे सिस्टम एबिलिटी में है मैं आपको लेकर ऊपर से नीचे छलांग लगा सकता हूँ। और मेरे एबिलिटी 100 किलोग्राम है, इसलिए आपको मैं आराम से उठा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई। सच में क्या तुम आपने इस छोटे छोटे हाथ से मुझे उठा सकते हो? अब आगे। उसकी बात सुनकर डैनी हंसते हुए बोला, हाँ बुआ, मैं आपको अभी उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गया और अपने हाथ को थोड़ा और लंबा कर लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। नव्या खुशी से बोली, वाह, ये तो किसी मैजिक सुपरमैन जैसा है। तुम्हारा हाथ बड़ा और छोटा भी हो सकता है। डैनी आगे गया और नव्या को उठा लिया और अपनी पावर को एक्टिव कर दिया। इस वक्त नव्या डैनी के साथ हवा में थी और खुशी से हंसते हुए किसी बच्चे की तरह नीचे देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही है। वो बहुत बार फ्लाइट में गई थी, पर वो सिर्फ घर पर बैठ पर विंडो के जरिए बादल को देखने जैसा था। पर इस वक्त तो वो सच में हवा में उड़ रही थी। उसे ऐसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर सब हंस रहे थे। डैनी फिर से छलांग लगाकर नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया। नव्या को इस वक्त सच में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर में डैनी उसे लेकर नीचे आ गया। नव्या ने डैनी को हक कर लिया और बोली, थैंक यू डैनी, तुम सबसे बेस्ट है, तुम सुपरमैन से भी बेस्ट हो। अगर मेरे सभी दोस्तों ने तुम्हें देखा तो जरूर वो लोग जलन के मारे पागल हो जाएंगे। एंड तुम्हारी मोम सबसे बेस्ट है भाभी, सच में अगर मेरी दोस्तों ने डैनी को देख लिया तो वो सब उसे लेना चाहेंगी। ईशानी ने भी स्माइल करके बच्चों को दूध पिलाने लेकर चली गई। नीचे सब अब डैनी के साथ बातचीत कर रहे थे। अच्छा डैनी, तुम कितने साल के हो? दक्ष ने डैनी की कंधे पर हाथ रख के पूछा। डैनी ने जल्दी से उसकी हाथ को अपने कंधे से हटा दिया और बोला, 4 साल। और चाचू, आप ऐसे मेरे कंधे पर हाथ नहीं रख सकते, अब मैं एक बिग बॉय हूँ। उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। दक्ष हंसते हुए बोला, अच्छा तुम बिग बॉय हो और तुम्हें इस दुनिया में आए 4 साल हो चुके हैं। और मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रख सकता क्योंकि तुम बिग बॉय हो। पर मैं भी तो एक बिग बॉय हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ देर पहले तो तुम अपनी बुआ को हवा की शेयर करवा रहे थे। तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम बिग बॉय हो? दक्ष भौहें सिकोड़ते हुए बोला। तो क्या हुआ, वो मेरी बुआ है ना, उनकी विश को तो मुझे पूरा करना ही चाहिए था ना। इतने इंटेलिजेंट तो मैं हूं जी कि मुझे पता है क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो फिर बताओ, अभी ब्रिटेन के सही खानदान की प्रिंस कौन है? दक्ष ने चिढ़ाते हुए पूछा। तो डैनी दक्ष को ऐसे देखने लगा जैसे दक्ष कोई जोकर हो। ये देखकर सब कंफ्यूज हो गए। तभी डैनी बोला, चाचू क्या आप सच में इतने बुद्धू हो? क्या आपको नहीं पता कि वहां अभी प्रिंस कौन है? नव्या हंसते हुए बोली, बिल्कुल डैनी, तुमने सही कहा, इन्हें नहीं पता होगा, तो तुम ही बताओ। तो डैनी की रोबोटिक स्किन पर एक गर्व भरा भाव उभर आया। वो घमंड से बोला, ये मोम की फॉलोअर है और कौन? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वहीं बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। दक्ष हैरानी से बोला, डैनी तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि वहां का प्रिंस अभी कौन है, जो आगे चलकर सत्ता संभालने वाला है? डैनी ने फिर आपने सिर ऊपर करके कहा, ऑफ कोर्स वो एलेन स्मिथ है। वो तो मोम के पीछे उनसे दोस्ती करने के लिए पड़ा हुआ था। पर मोम ने ही उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, वरना आज भी वो मोम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने 2 साल तक मोम का पीछा किया था, किसी चिपकू गम की तरह मोम के पीछे पड़ा रहता था। इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं था। उसने तो मोम को शादी का भी प्रपोजल दिया था। अगर डैड नहीं होते मोम की जिंदगी में तो शायद वो फिर से मोम के पीछे पड़ जाता। सब उसकी बात सुनकर हैरान थे। उनका भी काफी कनेक्शन था, इसलिए उन्हें भी स्मिथ फैमिली के बारे में अच्छे से पता था। और उन्हें एलेन स्मिथ के बारे में भी पता था। वो यंग और पावरफुल था और देखने में भी बहुत हैंडसम था। पर सब कहते थे कि वो बहुत ठंडा और डेंजरस है, उससे उलझना वहां खतरनाक हो सकता है। अगर कहा जाए तो इस वक्त पूरा देश उनकी फैमिली और उसके डैड की अंडर में था। और उन्हें हैरानी हो रही थी कि वो एलेन स्मिथ सालों तक उनकी बहू ईशानी के पीछे पड़ा था। उनका उनसे अच्छा कनेक्शन भी था बिजनेस की वजह से। उन सब ने भी कुछ इंटरनेशनल ट्रिप में उसे देखा था।
सबने मोक्ष की तरफ देखा जिसका भाव इस वक्त बहुत ठंडा था। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी के पीछे पड़ने की। उसने डैनी को अपनी तरफ घुमा लिया और उसे घूरते हुए बोला, मुझे सब कुछ बताओ कि ये सब कब हुआ था। मोक्ष को पता था कि डैनी झूठ नहीं बोल सकता। डैनी भी अपने डैड की गुस्से को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत मोक्ष की हाथ को पकड़ लिया और बोला, डैड आप इतना गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी बीपी हाई हो जाएगी। वो तो मोम जब ब्रिटेन गई थी तब ये एलेन स्मिथ उनसे मिला था। वहाँ की यूनिवर्सिटी में मोम को एक गेस्ट प्रोफेसर के हिसाब से इनवाइट किया था। कुछ रिसर्च करने के लिए मोम वहाँ 2 महीने के लिए रुकी थी। और उस कॉलेज में एलेन स्मिथ की बहन प्रिंसेस साइना भी है ना। इसलिए वो मोम से मिल गया था और तब से वो हर दिन मोम को फ्लावर का बुके और महंगी गिफ्ट भेजता था। पर मोम उन सबको कचरे में डाल देती थी, नहीं तो जैकी मामू उसे गुस्से से प्रिंस के मुंह पर फेंक देते थे। फिर भी वो जोंक की तरह हर दिन आकर लैब के बाहर चिपक जाता था। उसे कुछ दिन बाद मोम को शादी किए भी प्रपोज किया था। 2 महीने बाद मोम जिस दिन इंडिया आए उस दिन उसे कैसे पता चल गया कि मोम डॉक्टर ईशा है, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। और तब से वो और भी शिद्दत से मोम के पीछे पड़ गया था। फिर 1 महीने बाद उसने मोम को बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया, क्योंकि उनकी माँ अभी की क्वीन अलेशा को कुछ बीमारी थी जो कोई और ठीक नहीं कर सकता था। एक बार अगर क्वीन एलेशा को कुछ हो जाता तो पूरा सत्ता ही बिखर जाता, क्योंकि अभी भी यहाँ पर किंग और क्वीन सबसे ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। इसलिए मोम भी अपनी बात रख के वहाँ इलाज करने गई थी और उस बीच एलेन फिर से मोम के पीछे पड़ गया था। मोम कुछ दिन बाद वापस आ गई, फिर कभी वहाँ नहीं गई। पर एलेन हर दिन मोम को फोन करता था, पर वो फोन मोम सिर्फ बाहर देश जाने पर यूज करती थी। वो फोन मेरे पास थी, मैंने उसे 1 साल पहले ही बता दिया कि मेरी मॉम की शादी मेरे डैड से हो चुकी है। इसलिए वो मेरे मोम के पीछे मूर्ख की तरह ना आए। और उसके बाद से उसने मोम की फोन पर कॉल नहीं किया। डैनी ने सब कुछ बता दिया तो सब हंसने लगे। कल्पना जी हंसते हुए बोली, अरे वाह मेरी बहू की एक और इंटरनेशनल फॉलोअर भी है। एक नहीं दादी कई सारे हैं, डैनी उन्हें देखकर बिना भाव के बोला। वहीं उसकी बात सुनकर मोक्ष का खून खौल रहा था, उसके बीबी के पीछे ही क्यों सबको पड़ना है। अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, कनक जी मुस्कुराते हुए बोली। क्यों मोक्ष अब पता चला तुम्हें कि तुम्हारे कितने सारे कंपटीटर है। हर एक की आइडेंटिटी अच्छी है, मेरी बहू ने फिर भी तुम्हें चुना। क्या तुम्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। वहीं मोक्ष का चेहरा तो हद से ज्यादा सर्द हो गया था। वो गुस्से से बोला, अच्छा तो वो सभी फॉलोअर्स कौन है को मेरी बीबी को मुझसे छीनना चाहते हैं। उन सब का नाम बताओ ताकि मैं उन सबको एक साथ ही खत्म कर दूं। मोक्ष की होंठों पर एक मजाकिया डेविल स्माइल आ गई, ये सब चीटियां कैसे उसकी बीबी के सपने भी देख सकते हैं। डैनी एक एक करके सबका नाम बताने लगा और बाकी सब बस हैरानी से उसकी बात को सुन रहे थे। इसमें से हर एक नाम बहुत बड़ा था, कोई बिजनेसमैन, प्रोफेसर, दूसरे देश के यंग मिनिस्टर, ऐसे 20 से ज्यादा नाम डैनी ने बता दिया। फिर रुक कर बोला, पर डैड वो सब तो मोम के लायक ही नहीं है। वहीं सब हैरान थे, उन्हें तो पहले से ही पता था उनकी बहू की इंटेलिजेंस और खूबसूरती के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होंगे। और ये सच भी था, ईशानी हद से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट थी। ब्यूटी विद ब्रेन की डेडली कॉम्बिनेशन थी वो। मोक्ष भी यही सोच रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही तो समर्थ और सात्विक उसकी बीबी को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक चले आए थे। वो सब एलेन की तरह मोम के पीछे भी नहीं पड़े हुए थे। फिर आप क्या करेंगे। कुछ नहीं, बस बहुत जल्द उन सबको सबक मिलेगा, मोक्ष बोला। तभी ईशानी दोनों बच्चों को लेकर लिफ्ट से बाहर आई और मोक्ष को देखकर बोली, हब्बी जैकी और नमन भाई को होश होश आ गया है। मुझे उनकी कंडीशन चेक करना है। ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मोक्ष ने कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब वो अपनी बीबी को एक नहीं जाने देना चाहता था, खास करके अब जब उसे पता है कि उसकी बीबी के पीछे कितने लड़के पागल है। क्या पता उसके हॉस्पिटल में भी कोई उसकी बीबी की पागल फॉलोअर निकल आए। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो अपनी बीबी के आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुद्र और रुद्रांशी को कल्पना जी को से कर दोनों बाहर चले गए। सब डैनी बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगे। थोड़ी देर बाद ईशानी और मोक्ष हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, दोनों प्राइवेट फ्लोर पर पहुंच गए।
ईशानी और मोक्ष दोनों अंदर चले गए। अंदर जैकी और नमन बेड पर लेटे हुए थे, क्योंकि अभी भी वो उठकर बैठ नहीं सकते थे। ईशानी जैकी के पास चली गई और उसकी सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोली, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? इतना कहकर वो उसे चेक करने लगी, तो सब कुछ नॉर्मल था। जैकी ने ना में सिर हिला दिया, अभी वो ठीक से बात नहीं कर सकता था। वो अपनी बॉस की आंखों में छुपी हुई नमी को देख पा रहा था। वहीं मोक्ष भी आकर नमन और जैकी के पास खड़ा हो गया। बस गाड़ियों का ठीक से जुड़ना बाकी था। फिर वो नमन की तरफ चली गई और उसे चेक करते हुए बोली, नमन भाई, क्या आपको आपकी बड़ी में कहीं पर ज्यादा दर्द हो रहा है? नमन धीरे से बोला, मैं अभी ठीक हूँ, सबसे ज्यादा चोट तो जैकी को लगा है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, उसे नहीं बचा पाया। आपने मेरे बारे में क्यों नहीं बता दिया? वो आपको शायद छोड़ देते। ईशानी नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रही हो लेडी बॉस? अगर मैं मर भी जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर आपके बारे में बताकर मैं आपको कैसे प्रॉब्लम में डाल सकता था? आप मुझे भाई कहती हो, तो भाई का तो कर्तव्य होता है ना कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। मुझसे ज्यादा उन लोगों ने जैकी को दर्द दिया है। बॉस मैम, इन सब का भी वही हाल होना चाहिए। अगर नॉर्मल इंसान होते तो, अगर सामने 100 इंसान भी होते तो भी जैकी और मैं उनसे कुछ भी करके बच निकलते। पर उनमें से कुछ अजीब लोग हैं, उन्हें कितने भी मारो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग इंसान की तरह नहीं है, वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। उन लोगों ने हो हमें सबसे पहले मारा, वरना वो लोग हमें नहीं पकड़ पाते। और ऊपर से उन लोगों की बॉडी में बुलेट लगने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। बहुत ज्यादा अजीब लोग हैं वो सब। अगर वो सब आए तो आपको उनके लिए कोई ऐसी वेपन इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें एक बार में ही मार दे। ईशानी ने उसे देखा और बोली, आप चिंता मत करो, वो बस एक टूल है, मैंने वीडियो में देखा है। उन पर बस जहर और ड्रग्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें स्ट्रोंग बनने पर मजबूर किया गया है। ये सब उस सिन्हा फैमिली का काम है जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। पर उन सबको कोई नहीं बचा सकता, उन सबको खून की कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर जैकी के पास जाकर उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोली, जिसने तुम्हें दर्द दिया है उन्हें उसे 1000 गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। वो मौत के लिए तड़पेंगे। ये तुम्हारी बहन का वादा है तुमसे, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। गोलू जी, मैं स्टरीविंग्स पर नहीं लिख सकती क्योंकि वहां कोई लिखने का ऑप्शन ही नहीं है और वो मेरी मेल का आंसर भी नहीं दे रहे हैं। और वो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादातर टाइम ग्लिच रहता है। चैप्टर 292 ईशानी की हाथों दर्दनाक मौत। उन पर बस जहर और ड्रग्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें स्ट्रोंग बनने पर मजबूर किया गया है। ये सब उस सिन्हा फैमिली का काम है जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। पर उन सबको कोई नहीं बचा सकता, उन सबको खून की कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर जैकी के पास जाकर उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोली, जिसने तुम्हें दर्द दिया है उन्हें उसे 1000 गुना ज्यादा दर्द मिलेगा। वो मौत के लिए तड़पेंगे। ये तुम्हारी बहन का वादा है तुमसे, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब आगे। उसकी बात सुनकर जैकी की आंखों से आंसू बह गया। वो चाहे आपने दर्द को जितना छुपा ले, उसकी दी उस दर्द को समझ ही जाती थी। उसे पता था अगर उसे कुछ भी उसे हुआ, उसकी बॉस उन सब से बदला जरूर लेगी। अगर वो मर भी जरा तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होता, पर वो कभी भी अपनी मुंह नहीं खोलता, क्योंकि उसकी बॉस उसके पीछे पीछे उन सबको नर्क में भेज देती। पहले भी ऐसा 2 बार हुआ है, जैकी को कुछ गैंग ने पहले भी टारगेट किया था, और वो सभी गैंग अभी नर्क में होंगे। जैकी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर वो हंस नहीं सकता था, क्योंकि उसकी गाल पर भी स्टिचेस लगे हुए थे। एक आदमी ने उसकी लेफ्ट गाल में चाकू घोंप दिया था। जैकी बेचैन हो गया। उसे मरना मंजूर था, पर अपने हैंडसम चेहरे पर दाग नहीं। वो ईशानी को देखकर अपनी चोट की तरफ इशारे करने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसकी बॉस जल्दी ही इस मार्क को गायब कर देगी। ईशानी भी जैकी का इशारा समझ गई, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये लड़का टूटा फूटा हालत में पड़ा हुआ है, फिर भी इसे बस अपनी चेहरे की फिक्र है। उसने लाचारी में सिर जा दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जैकी ऐसा ही है। उसे अपने हैंडसम चेहरे से ज्यादा अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। तभी राघव अंदर आया और मोक्ष और ईशानी को देखते हुए बोला, बॉस, उनमें से कुछ लोग अभी हमारे कब्जे में है। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें गहरी हो गई, उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून की प्यासी बन गई हो।
ठीक है, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, इतना कहकर ईशानी खड़ी हो गई। तभी जैकी अपनी लेफ्ट हैंड से धीरे से ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? ईशानी जल्दी से पीछे मुड़कर पूछा। उसे लगा शायद जैकी को कहीं दर्द हो रहा होगा, पर जैकी ने ना में सिर हिला दिया और पास में रखी फोन की तरफ देखकर कुछ इशारा करने लगा। तुम्हें इस हालत में भी फोन चाहिए? लगता है अपनी ये टूटी फूटी हालत दिखाकर तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, मोक्ष व्यंग करते हुए बोला। तो जैकी नाराजगी से उसे देखने लगा और ना में सिर हिला दिया। तो क्या है, तुमने मेरी बीबी का हाथ क्यों पकड़ रखा है? मोक्ष उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए देखते हुए बोला। जैकी अब गुस्सा हो रहा था, ये उसके जीजू कुछ भी नहीं समझते हैं। वो अब अपनी चोट लगे फेस से पप्पी फेस बनाकर ईशानी को देखने लगा। कैसे कह रहा हो जीजू, मुझे डांट रहे हैं? ईशानी ने सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, पर मोबाइल क्यों चाहिए? ईशानी ने उसके सामने फोन को रख दिया, तो जैकी अपनी लड़खड़ाती उंगलियों से ईशानी की फोन पर वीडियो कॉल लगा दिया। ये देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई, वो समझ गया कि जैकी क्या चाहता है। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम उन लोगों की मौत को लाइव देखना चाहते हो? जैकी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। जब राघव ने अन लोगों की बात किया, तभी जैकी समझ गया था कि ये किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। जरूर ये वो लोग होंगे जिन्होंने उसे और नमन को टॉर्चर किया था, इसलिए वो उन सब की बुरी हालत अपनी आंखों से देखना चाहता था। ईशानी ने गहरी सांस लिया और बोली, ठीक है, अब आराम करो, और एक बॉडीगार्ड को अंदर रहने के लिए बोल दिया। मोक्ष, ईशानी और राघव वहां से बाहर चले गए। नकुल भी उनके साथ चला गया, वो भी उन सब की मौत देखना चाहता था। 1 घंटे बाद वो सब मोक्ष के डाक विला में पहुंच गए थे, जो सिटी के बहुत दूर जंगल के बीच में था। चारों को देखते ही सभी गार्ड्स ग्रिड करने लगे। चारों अंदर चले गए, एक रूम के अंदर चले गए जहां कुछ लोगों को रखा गया था। वो सब बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे, सबकी माथे और चेहरे पर चोट था। मोक्ष ने इशारा किया तो एक गार्ड जल्दी से बाहर गया और गर्म पानी लाकर उन सब पर उड़ेल दिया। गर्म पानी पड़ते ही सब चीखते हुए उठ गए। कुछ लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, पर 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। वो बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह बैठे हुए थे, जैसे वो रिमोट कंट्रोल से चलते हो। उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग ड्रग्स का असर जल्दी खत्म हो गया। ईशानी और मोक्ष समझ गए कि ये तीनों जेनेटस है, जिन पर हाई डोज ड्रग्स और जहर इंजेक्ट करके इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है कि इन्हें दर्द भी पता नहीं चलेगा, और ना ही इन गोली लगने के बाद इन्हें फील होगा। इनकी स्ट्रॉन्ग सल्स गोली को ज्यादा अंदर जाने से रोक देंगे। गोली को निकालने के बाद वो सब फिर से ठीक हो सकते हैं। पर ऐसी रिसर्च का सिर्फ एक ही नतीजा जीता है, और वो है मौत, वो भी 8 महीने के अंदर। और जब तक उनके अंदर का चिप एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक ये सब शांत ही रहेंगे। और आज चिप एक्टिवेट हो जाए तो ये सब ना चाहते हुए भी उस इंसान की इशारे पर काम करेंगे, जिनके हाथ में पावर होगा। ईशानी को गुस्सा आ रहा था, उसने अच्छे से पता किया था कि ये सब लोग गरीब घर के लोग थे, जो अपनी घर चलाने के लिए बाहर कमाने जाते थे, मजदूरी करके पैसे कमाते थे। और इसका फायदा उठाकर सिन्हा फैमिली उन्हें उठाकर इन्हें उनकी फैमिली की जान की धमकी देकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। और जो मना करते थे उनकी फैमिली में से भी लोगों को जबरदस्ती उठाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बना दिया जाता था। और इसी वजह से कई सारी लोगों की जान भी चली गई थी, और इन लोगों को भी देखकर लग रहा था इन लोगों पर 6-7 महीने पहले एक्सपेरिमेंट हुई है। इसका मतलब अगर ईशानी इन्हें ना भी मारे, तो भी ये लोग 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली उस अपनी दिमाग में फिट चिप की ब्लास्ट और ऑर्गन फेलियर की वजह से मारे जाएंगे। ईशानी ने बाकी सबको देखा जो गर्म पानी की वजह से छटपटा रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्हें अंदर बाकी 3 लोगों की तरह सहनशक्ति नहीं थी। ना ही उन्हें बाकी तीनों की तरह कोई दर्द नहीं होता था। राघव ने जल्दी से एक गार्ड को कॉल लगा दिया, क्योंकि जैकी ये सब देखना चाहता था। वहीं डे से ही उन लोगों की जलन थोड़ा कम हुआ। उन सब ने सामने देखा, जहां 2 लोग किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। कौन हो तुम लोग, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें किडनैप करने की? तुम लोगों को पता नहीं कि हम सब कौन है? मैं सिन्हा फैमिली से हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। उस आदमी की बात सुनकर बाकी के लोग भी अपनी गैंग की नाम लेकर मोक्ष और ईशानी को डराने की कोशिश कर रहे थे।
पर यही सबसे बड़ी गलती थी जो उन लोगों ने किया था। ईशानी ने नकुल को इशारा किया तो नकुल ने एक बॉक्स से खंजर निकालकर ईशानी की हाथ में दे दिया। ईशानी की नज़र एक इंसान पर गई जिसने जैकी की गाल में चाकू घोंपा था। ईशानी ने उस आदमी को एक भयानक नज़र से देखा, फिर उसके पास धीरे धीरे जाने लगी। ये रुक कर सब पीछे होने लगे क्योंकि ईशानी के आसपास का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था और उसकी हाथ में रखा खंजर उसे देखकर तो वो थर थर कांप रहे थे क्योंकि ये खंजर अंडरवर्ल्ड की क्वीन का था। इसी खंजर से उसने कई बार कत्लेआम किया था। ये खंजर एक भयानक अस्तित्व था जिससे अनगिनत लोग खौफ खाते थे। इस खंजर को अंडरवर्ल्ड में और बिजनेस वर्ल्ड में भी हर कोई जानता था। कई बार उन लोगों ने क्वीन की हाथ में इस खंजर को क्वीन की हाथों में देखा था। ये सब भी सिन्हा फैमिली में इसलिए जुड़े थे क्योंकि ये सब भी अंडरवर्ल्ड के गैंग से थे जिसे सिन्हा फैमिली मैनेज करता था। क्वीन सबकी मुंह से एक साथ निकला, फिर आपने सामने खड़ी अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की की लाल आंखों में देखकर वो सब कांपने लगे। क्वीन, आप हमसे क्या चाहती है? हमारा तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी बात सुनकर ईशानी किसी शैतान की तरह हंसने लगी। ईशानी की इतनी खतरनाक हंसी की आवाज उन लोगों की कान में किसी मौत की आदेश की तरह पड़ रहे थे। ईशानी कोल्ड आवाज में बोली, कुछ नहीं किया क्या? तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? बड़ी शिद्दत से हाँ, डॉक्टर ईशा को नहीं ढूंढ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर ईशा? सब लोग पहले तो कंफ्यूज हो गए, उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई। मतलब उसे ढूंढ रहे हैं? मतलब क्या अंडरवर्ल्ड की क्वीन ही डॉक्टर ईशा है? आप ही डॉक्टर ईशा है मिस क्वीन? एक आदमी डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोला। ये वही आदमी था जिसने जैकी को चुकी घोंपा था। ईशानी ने झटके से उसकी गाल में अपनी खंजर घोंप दिया। वो खंजर उसकी एक गाल से उतर कर दूसरी तरफ की गाल से निकल गया। उस आदमी को इतना दर्द हो रहा था कि उसे मर जाने का मन कर रहा था। फिर भी खंजर मुंह में होने की वजह से वो चीख भी नहीं पा रहा था। तुमने इसी तरह से इसके मुंह में चाकू मारा था ना? इतना कहकर ईशानी ने अपनी खंजर को ट्विस्ट करके उसकी मुंह से निकाल लिया। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए नीचे लेट गया, उसकी मुंह से बेतहाशा खून बह रहा था। वो जोर से चीख रहा था। उसकी हालत देखकर बाकी सब डर से कांपने लगे। ईशानी ने दूसरे आदमी को देखा तो वो आदमी डर से पीछे होने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से आपकी नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, नहीं तो आप मुझे गोली मार डाले। वो गिड़गिड़ाने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने ही जैकी की मुंह के अंदर गर्म रूट को डाल दिया था, तो अब क्वीन की उसके साथ जरूर यही करेंगी। क्योंकि जिस इंसान ने जैकी की गाल पर चूम से मारा था, क्वीन ने उसके साथ उससे भी बेरहमी से काम किया था। वो इतना दर्द नहीं सहना चाहता था, इससे अच्छा तो मौत है। वहीं जैकी और नमन ये सब हॉस्पिटल बेड पर लाइव देख रहे थे। उनके सामने एक गार्ड खड़ा होकर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें सब दिखा रहा था। जैकी की आंखों में नमी थी, उसकी बॉस उसे कितना प्यार करती है, इसलिए छोटी सी स्माइल भी थी। जबकि उसे स्माइल करने पर भी आपने मुंह में बहुत दर्द हो रहा था। वहीं ईशानी ने इशारा किया तो एक गार्ड जलता हुआ कोयले को लेकर अंदर आ गया। अब तो उस आदमी को सामने मौत दिखाई दे रही थी। तुम्हें बहुत शौक है लोगों के मुंह को जलाने का। इतना कहकर ईशानी ने अपनी खंजर को उस कोयले पर तपाया और उस आदमी की मुंह के अंदर जबरदस्ती गर्म खंजर को डाल दिया। उस आदमी की चीख उसकी मुंह में ही अंदर गूंजती रह गई, पर बाहर नहीं आया। गर्म खंजर उसके गले तक उतर गया था। उसका पूरा मुंह दे से जल रहा था। वो मौत की भीख मांगने के लिए भी चिल्ला नहीं सकता था। उसकी जीभ कटकर जन्म पर आ गिरी। वहीं आपने दोनों साथियों की हालत देखकर बाकी सब और भी डर गए। मोक्ष और ईशानी ने एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया। सबको एक भयानक मौत मिली थी। किसी की हाथ कटकर जमीन पर गिर हुआ था, तो किसी की आंखें निकाल गई थी, तो किसी की पैर कट गया था। ईशानी से भी मोक्ष ज्यादा निर्दयी था। उसके अंदर जो खून की लत था, वो इन सब से भड़क गई थी। अब सब उन तीनों आदमियों को देखने लगे जो अभी भी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। वो सब थोड़ा डर तो गए थे, उनकी इंसानी दिमाग और पास्ट थोड़ा याद आ रहा था, पर ज्यादा नहीं, और ये तीनों बहुत दूर थे इसलिए चिप भी डीएक्टिवेट था। इसलिए वो चुपचाप बैठे थे। ईशानी ने उन तीनों को देखा, फिर राघव और नकुल से बोली, इन तीनों के कान के पास चिप की जगह गोली मारो।
चिप डिस्ट्री होते ही ये सब मर जाएंगे, पर इनकी फैमिली के बारे में पता करो और उन्हें पैसे भेज दो ताकि वो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सके। और सभी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स मीडिया में रिलीज कर दो। राघव और नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं वो तीनों जनेट्स जो अभी थोड़ा नॉर्मल थे, उनकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। वो भी इस तरह की दर्दनाक जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। मोक्ष और ईशानी वहां से चले गए। वो दोनों सीधा राजवंश विला निकल गए, क्योंकि ईशानी अब अपनी दोनों बच्चों को छोड़कर ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती थी। वहीं आधे घंटे बाद पूरे मीडिया में सारे प्रूफ के साथ सिन्हा फैमिली की कारनामे दिखाया जा रहा था। सभी नेटिजन्स सिन्हा फैमिली को बुरी तरह गालियां देकर कोस रहे थे। उनमें कुछ वीडियोस थे जो रत्नाकर सिन्हा की थी और बाकी लैब की थी, जहां जबरदस्ती लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था।